नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय नीरज यादव सर पर है। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बारे में मैं अपने विचार रखूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहे थे, कॉल्स आ रहे थे कि सर आप एक बार इसके ऊपर वीडियो बनाएं। हम किसके बारे में बात करने वाले थे, आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि जो अभी रिसेंटली बजट आया राजस्थान का, जो बजट आया है उस बजट के अंदर बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं। तो बजट के अंदर जो घोषणाएं हैं हुई हैं उनको लेकर, और रियलिटी क्या होने वाली है उनको लेकर, और मार्केट में क्या गलत चीज़ें चल रही हैं उनको लेकर हम आज इस छोटे से सेशन के अंदर बात करने वाले हैं। मैंने ऑब्जर्व किया है, जो चीज़ें मैंने फील की हैं उनको आप तक रखूँगा, और उसके आधार पर आपको अपने डिसीज़न लेने में बहुत आसानी होगी। बहुत कुछ चीज़ें मालूम चलेंगी आपको, और आप क्या करें और क्या नहीं करें, मे भी इसके ऊपर अच्छे से आप डिसीज़न ले सकें। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अभी जो बजट आया है उस बजट के अंदर, उस बजट में क्या चीज़ हुई है। भर्तियों की घोषणाएं हुई हैं, बहुत सारी भर्तियों की घोषणाएं हुई हैं। गवर्नमेंट बोली है कि हम 4-5 लाख भर्तियों करेंगे। इस साल में जो आंकड़े हैं 70,000 से बढ़ा के हम 1 लाख लोगों को भर्तियां करेंगे, लोगों को रोजगार देंगे। गवर्नमेंट भर्तियों की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। लेकिन देखो दोस्तों, आपको भी मालूम है कि बजट में जो घोषणाएं होती हैं और जो रियलिटी होती है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है। बजट में घोषणाएं हैं, घोषणा मात्र हैं वो चीज़ें, लेकिन फिर मैं बताता हूँ कि फिर होगा क्या। ठीक है कि वो 1 लाख का बोल तो दिए, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि 1 लाख भर्तियाँ होंगी। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि भर्तियाँ ज़रूर होंगी। और विशेषकर हम जो बात करेंगे शिक्षक भर्ती के ऊपर करेंगे। हम किसके ऊपर बात करेंगे? शिक्षक भर्तियाँ हैं जिसमें 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड है। जिसमें 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड की जो वैकेंसियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो बजट के अंदर बजट में जो घोषणाएं हुई हैं वो ठीक है, अच्छी बात है। भर्तियां होने का रोड मैप उन्होंने बताया है। उन्होंने बताया कि हमारे को इतना खर्चा आएगा इतनी भर्तियां करने में। बजट का सीधा सा लेना देना केवल खर्चे से है, आय और व्यय से है। ठीक है ना दोस्तों। अब भर्तियां कैसे होती हैं, किस टाइप से होती हैं, उस बात पे ना जाके हम इस बात पे जाएंगे कि फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें किस टाइप का डिसीजन लेना चाहिए। तो देखो दोस्तों, मैंने पहले भी जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स मेरे से जुड़े हुए हैं, उनको मैंने पहले भी बताया था। मार्केट में बहुत सारे ऐसी न्यूज़ हैं कि ऐसी न्यूज़ आती रहती है, पता नहीं क्यों आती हैं, कौन लोग फैलाते हैं कि ये वैकेंसी अभी अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। थोड़े दिन पहले लोग बोल रहे थे कि सितंबर अक्टूबर में तो 1st ग्रेड 2nd ग्रेड का एग्ज़ाम ही हो जाएगा। अब वो दिसंबर में जाने लगे, फिर वो जनवरी फरवरी बताने लगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, आरपीएससी ने अभी कैलेंडर दिया है। उस कैलेंडर में जून जुलाई तक कहीं भी शिक्षक भर्तियों का नाम नहीं लिया है। संस्कृत डिपार्टमेंट की भर्तियां जो पहले आ चुकी उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम, वो उनके एग्ज़ाम दिसंबर में हैं, वो ठीक है, उनकी बात नहीं कर रहे हम। जो जनरल एजुकेशन में सामान्य शिक्षा के अंदर जो भर्तियां आएंगी, जो आने वाली हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आरपीएससी अभी आपको वैकेंसियों के बारे में अभी पोस्ट की कैलकुलेशन नहीं हुई है। अभी डीपीसी वगैरह होगी, उसके बाद में मालूम चलेगा एग्जैक्ट कि कौन से डिपार्टमेंट में, कौन से लेवल में कितनी पोस्टें खाली हैं। उसके बाद में भर्तियाँ आएंगी। तो मे बी अभी जहाँ तक मेरा अनुमान है, लगभग आपको 2 मंथ का वेट करना पड़ सकता है। लगभग 1-2 मंथ तक आपको जो वैकेंसीज हैं वो देखने को मिल सकती हैं। ये केवल अनुमान मात्र है दोस्तों, ये केवल हमने अनुमान लगाए हैं सोर्सेज के आधार पर, या फिर अपने जो ऑब्जर्वेशंस किए हैं उन ऑब्जर्वेशंस के आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो 2 मंथ में आपको जो भर्तियां हैं वो देखने को मिलेंगी। और ये बात तो फिक्स है कि 2024 में आपको तीनों ही 2024 में आपको 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड, 3rd, 2nd और 1st ग्रेड तीनों वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। अब रही बात कि इनके जो एग्ज़ाम्स हैं, 1st, 2nd और 3rd ग्रेड के जो एग्ज़ाम्स हैं, वो एग्ज़ाम कब होंगे? वो एग्ज़ाम दोस्तों, मार्केट में कोई भी न्यूज़ हो, कैसी भी न्यूज़ हो, लेकिन आप ये मान सकते हो
कि जून जुलाई 2025 से पहले, जुलाई 2025 से पहले किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं है, किसी भी हालत में। इससे आगे ही हो सकते हैं, 2025 लास्ट तक जा सकते हैं और ये 2026 की स्टार्टिंग तक भी जा सकते हैं, लेकिन जून जुलाई से पहले एग्ज़ाम की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी है वो स्टार्ट कर सकते हैं। जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रखी है, वो तैयारी पे लगे हुए हैं, तो अच्छी बात है वो लगे हुए हैं। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है, बहुत सारे लोगों के यही कमेंट होता है कि सर पोस्ट कितनी होगी। तो देखो, आप सीरियस स्टूडेंट हो, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो तो आपको कभी भी पोस्ट के ऊपर नहीं जाना चाहिए। आपको एक पोस्ट चाहिए और अगर आपने बहुत अच्छी मेहनत की है तो आप वो पोस्ट आराम से निकाल सकते हैं। इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे कि हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, हमें किस हिसाब से पढ़ना चाहिए कि हम बहुत अच्छे तरीके से अपनी सीट है वो फिक्स कर सकें। पूरी चीज़ें अपन इसमें डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक आप इसमें जुड़े रहिए और देखिए आपको अपना डिसीजन लेने में बहुत आसानी होगी। अब ये बात हो गई सबसे कि हमें कौन से की तैयारी करें, तैयारी किसकी करें, जैसे फर्स्ट ग्रेड की करें और या सेकंड ग्रेड की करें, कॉलेज लेक्चर की करें, किसकी तैयारी करें, तैयारी किसकी करें। तो देखो, मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, पिछली बार जैसे फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्या रह गए थे, कुछ मार्जिन से रह गए थे, कुछ मार्क्स से रह गए थे। तो मेरे को लगता है कि उन लोगों को उसी को तैयारी को कंटिन्यू करना चाहिए। कुछ लोग हैं जिनकी एलिजिबिलिटी अभी नहीं हुई है, लेकिन वो देख लें कि जुलाई 2025 तक, मई जुलाई 2025 तक, जून जुलाई 2025 तक अगर आपकी वैलिडिटी एलिजिबिलिटी पूरी हो रही है, अगर आपकी एलिजिबिलिटी पूरी हो रही है, जो भी एलिजिबिलिटी चाहिए, तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। आपकी जिसमें इंटरेस्ट है, रुचि है, ठीक है। जैसे किसी की ग्रेजुएशन हो गई है, बीएड कर रहा है, कोई जैसे ग्रेजुएशन के साथ में जैसे बीए बीएड या बीएससी बीएड कर रहा है, ठीक है, वो अब थर्ड ईयर के एग्ज़ाम दे लिया, फोर्थ ईयर में हो गया, फोर्थ ईयर के एग्ज़ाम दे लिए, तो उनको मेरे हिसाब से सेकंड ग्रेड की तैयारी कर लेनी चाहिए। थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो तैयारी है वो उनको करनी चाहिए। कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीएड कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया और उनकी पीजी चल रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके यूजी पूरी हो गई, यूजी प्लस बीएड तो पूरी हो गई, लेकिन उनकी पीजी है वो चल रही है। अब पीजी प्रीवियस का तो उन्होंने दे लिया, पीजी प्रीवियस का एग्ज़ाम जो अभी चल रहे हैं, एग्ज़ाम जो हो गए एग्ज़ाम उन्होंने दे लिया, लेकिन जो पीजी फाइनल के एग्ज़ाम्स हैं वो अगले साल लगेंगे, मई जून तक। तो मेरे हिसाब से उनकी भी एलिजिबिलिटी कंप्लीट हो जाएगी फर्स्ट ग्रेड के लिए। तो अगर उनका इंटरेस्ट है फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने में, अगर उनका सब्जेक्ट अच्छा है, मजबूत है, तो उनको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी पे फोकस करना चाहिए। अगर किसी को इंटरेस्ट है सेकंड ग्रेड में, अगर किसी का सेकंड ग्रेड पे तैयारी की हुई है, तैयारी पकड़ है उनकी, तो आपको सेकंड ग्रेड के ऊपर फोकस करना चाहिए। और एक मज़े की बात और दोस्तों, कि अभी जो ये वैकेंसी आएंगी 2024 में, आपको सारी की सारी वैकेंसियाँ 2024 में आपको सभी वैकेंसियाँ देखने को मिलेगी। ये वैकेंसियाँ कहाँ तक चलेगी, 2025 और 2026 में इनके एग्ज़ाम्स होंगे, 2025 और 2026 स्टार्टिंग तक इनके एग्ज़ाम्स होंगे और 2026 में इनकी ज्वाइनिंग होगी, 2026 में इनको ज्वाइनिंग दी जाएगी, ये ज्वाइन करेंगे 2026 तक, ठीक है। अब देखो तो 2027 में, फिर 2027 में फिर से सारी वैकेंसी आएंगी, 2027 में फिर से सारी वैकेंसी आएंगी और ये वैकेंसियों के एग्ज़ाम फिर 2028 में जो अपने इलेक्शन है, अपने जो चुनाव हैं, उन चुनावों से पहले तक आगामी जो विधानसभा चुनाव हैं, आगामी जो विधानसभा चुनाव हैं, उन चुनावों तक इनकी जो ज्वाइनिंग है वो भी कंप्लीट हो जाएंगी। तो जो स्टूडेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं, उनको उनके सामने इस कार्यकाल में ये 2 वैकेंसियाँ हैं, लेकिन आपको कभी भी दिमाग में दूसरा ऑप्शन नहीं होना चाहिए दोस्तों। कभी भी आप ये मत सोचना कि मेरे पास एक नहीं तो दूसरा ऑप्शन है। दूसरे ऑप्शन पे जाते ही पहला ऑप्शन की जो टारगेट है वो कमज़ोर हो जाता है दोस्तों। तो आपको अपना जो फर्स्ट टारगेट है उस फर्स्ट टारगेट पे ही फोकस रखना चाहिए, उस पर ही
फोकस रखना चाहिए और 2024 वाली जो वैकेंसियाँ हैं उन्हीं को ध्यान में रख के आपको तैयारी करनी चाहिए। तो 2024 में आपको वैकेंसियाँ देखने को मिलेंगी। 2024 लास्ट तक आपको सभी वैकेंसियाँ देखने को मिलेगी, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या थर्ड ग्रेड हो दोस्तों। ठीक है, अब उसके बाद में देखते हैं कि हमें डिसीजन तो हम ले लेंगे, हमें मालूम मतलब आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे कि मुझे किसकी तैयारी करनी चाहिए, तो अंतरात्मा खुद बताती है कि तेरे को इसकी तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, फिर भी अगर कोई पर्सनली अगर कोई मान लो किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो, तो थंबनेल पे जो नंबर दिए हुए हैं आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, पर्सनली संपर्क कर सकते हो, मैं वहाँ आप अपनी बात रख सकते हो। तो मेरे जो विचार होंगे, मेरे जो व्यू होगा, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं आपको बता दूंगा और आप फिर उसके आधार पर अपना डिसीजन ले सकते हो। अब बात आती है, सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या आती है दोस्तों, कि हमारे हम जो तैयारी कैसे करें, तैयारी है कैसे करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड की हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, तैयारी कैसे करें। हमारी जो सामग्री है, हमारा जो मटेरियल है, वो मटेरियल कैसा होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारा कन्फ्यूजन, बहुत सारा मटेरियल मार्केट में आपको कन्फ्यूज करने के लिए अवेलेबल है, बहुत सारे लोग भी आपको कन्फ्यूज करने के लिए अवेलेबल हैं, लेकिन ये आपका खुद का डिसीजन होगा कि आप उनसे कुछ सीखते हैं या आप उनसे नेगेटिव होते हैं या फिर डिस्टर्ब होते हैं, या उनसे कुछ सीखते हुए किनारा करके निकल जाते हैं अपने टारगेट की तरफ, अपना जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की तरफ आप आगे निकल लेते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमने यह डिसीजन ले लिया कि हमें तैयारी किसकी करनी है, कि फर्स्ट ग्रेड की करनी है, सेकंड ग्रेड की करनी है, या फिर हमें थर्ड ग्रेड की तैयारी करनी है। ठीक है, अब ये बात आती है, या फिर और कोई अदर एग्ज़ाम है जैसे लैब असिस्टेंट है, या फिर और कोई जूनियर अकाउंटेंट है, पटवारी है, और कोई भी एग्ज़ाम LDC है, कुछ भी है। ठीक है, तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपके सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं। क्या? एक तो सबसे बड़ी समस्या कि कोचिंग लें। सबसे दिक्कत क्या है कि हमें कोचिंग लें, सेल्फ पढ़ें, बुक्स से पढ़ें, नोट्स से पढ़ें, बुक से पढ़ें, नोट से पढ़ें या गाइड से पढ़ें। देखो कितने सारे ऑप्शन है आपके सामने मार्केट के अंदर। कोचिंग लें, सेल्फ पढ़ें, बुक्स पढ़ें, नोट्स पढ़ें या फिर कोई गाइड पढ़ें। दूसरा, अगर ये भी कर लिया हमने, इनमें से कोई चूज भी कर लिया हमने, तो क्या जरूरी है वो सही होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण आज के जो ज़माने में, आज के जो माहौल के अंदर, मार्केट के अंदर जो चीज़ है उसी पे बात करूंगा मैं, फैक्ट के साथ बात करूंगा कि हम क्या करना चाहिए हमें। देखो मैं कोई ना अपनी कोचिंग का प्रचार कर रहा हूँ, ना अपने कोर्स का कोई प्रचार कर रहा हूँ, मैं किसी चीज़ का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, जो फैक्ट है वो आपके सामने रख रहा हूँ। फिर आपको खुद को डिसीजन लेना है क्या करना है। कोचिंग भी आपने मान लो आपने डिसाइड कर लिया मुझे कोचिंग करनी है, लेकिन कोचिंग भी बहुत सारी अवेलेबल है, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में, तो हमें कौन सा चूज करना चाहिए। अगर तुम बोले कि हम बुक से पढ़ना चाहिए, बहुत सारी बुक्स हैं, कौन से राइटर की बुक पढ़नी चाहिए। गाइड देख ली तो गाइड भी बहुत सारी है, कौन सी गाइड पढ़नी चाहिए। नोट्स बहुत सारे टीचर्स के, बहुत सारे स्टूडेंट्स के नोट्स अवेलेबल हैं, तो हमें कौन से पढ़ने चाहिए। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसी बात में होता है दोस्तों, जो अपने स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स को जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसी मोड पे आके होता है। ये जो मोड है, यहीं से स्टूडेंट गुमराह होते हैं। और सबसे ज़्यादा गुमराह किन से होते हैं? जो सेलेक्टेड हो गए हैं लोग। ठीक है, जो लोग सेलेक्ट हुए हैं अच्छी बात है, लेकिन मेरा सभी सेलेक्टेड लोगों को एक ही कहना है कि कभी भी किसी भी स्टूडेंट को आप किसी के फेवर में आके मिसगाइड नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर टीचर के, किसी एक पर्टिकुलर गाइड के, किसी एक पर्टिकुलर राइटर के फेवर में आ जाते हैं और फिर क्या कर देते हैं, अच्छी गाइड है, अच्छा टीचर है, अच्छी नोट्स हैं तो बताओ आप, वो अच्छी बात है, बट उसके साथ साथ में ये ज़रूर बोलना चाहिए कि फिर भी आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं होता कि आपको जिस टीचर की पढ़ाने की शैली जो चीज़ें अच्छी लगी वो दूसरे को भी अच्छी लगी।
ठीक है दोस्तों, मैं भी एक टीचर हूँ लेकिन फिर भी मैं ये बात बोल रहा हूँ, मैं एक टीचर हूँ लेकिन फिर भी मैं ये बात बोलता हूँ और मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी ये बात बोलता हूँ कि कभी भी ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि हमें इसी से लेना है। आप भी कभी ये मत बोलना है कि आप इसी से कोर्स लो। आप केवल बता सकते हो, अपना व्यू बता सकते हो कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, अब आप उसको देखो, सोचो, समझो और उसके बाद में लो। ठीक है ना दोस्तों। तो देखो, अगर आपको कोई कोचिंग सजेस्ट करता है, और दूसरी बात इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है, ज़्यादा लोगों को पूछोगे, ज़्यादा कन्फ्यूज होगो, डिसीजन नहीं ले सकते, सही डिसीजन नहीं ले सकते। तो आपको जो अपने विश्वसनीय लोग हैं, 2-4 लोग जिनको भी आप विश्वसनीय मानते हो, उन 2-4 लोगों से पूछ लो, उन 2-4 लोगों को पूछ के अपना डिसीजन ले लो कि मेरे को कौन सी कोचिंग, किस हिसाब से कोचिंग करना है, नोट से पढ़ना है, बुक से पढ़ना है, ये वो चीज़। ठीक है ना दोस्तों। तो देखो, सबसे पहली चीज़ कि आप समझदार हो, आप खुद समझदार हो। तो आप क्या करो, जैसे मान लो आपको किसी ने कोई कोचिंग का नाम सजेस्ट कर दिया, किसी कोर्स का नाम सजेस्ट कर दिया, तो आप उस कोर्स को, उस कोचिंग के मटेरियल को, उनके जो टीचर्स की जो शैली है उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, क्योंकि आपने वो चीज़ पढ़ी तो है ही, आपने वो सब्जेक्ट्स पढ़े तो हैं ही पहले, चाहे ग्रेजुएशन में पढ़े हो, चाहे 11th-12th में पढ़े हो, कभी भी पढ़े हैं वो सब्जेक्ट्स है। तो उनको देखो कि क्या ये मेरे लिए सफिशिएंट हैं, मेरे समझ में आ रहे हैं, तो आप परचेज कर सकते हो। ये अपना डिसीजन होता है दोस्तों। जो मटेरियल है, जो स्टडी मटेरियल है आपका, उसको बिल्कुल लिमिटेड रखो। स्टडी मटेरियल को बिल्कुल लिमिटेड रखो। जितना ज़्यादा मटेरियल, आज उसने ये बुक बता दी तो वो ले आए, कल उस दूसरे ने दूसरी बुक बता दी उसको ले आए, तीसरे टॉपर ने तीसरी बुक बता दी वो ले आए। आप एक बुक को एक बार पढ़ रहे हो और फिर अगर आप उम्मीद करते हो कि हम एक अच्छा सिलेक्शन ले लें, तो ये आपके बहुत बड़ी मतलब कमी है और आप अपने आप को पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको कोई भी एक अपना, यहाँ से आप जितने भी विश्वसनीय लोग हैं उनसे राय ली आपने, उनसे सजेशंस लिए आपने, आप खुद उन चीज़ों को एनालिसिस किए और डिसीजन ले लिया कि ये चीज़ मेरे लिए सही है, तो उस चीज़ के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो लिमिटेड सोर्स के साथ। कोचिंग में पढ़ रहे हो तो कोचिंग के नोट्स हैं उन पे विश्वास करो, फिर जो मार्केट में दूसरे नोट्स आ रहे हैं उनको तुम्हें बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। उन कोचिंग के नोट्स के साथ साथ में आप एक काम कर सकते हो कि अपने जो मतलब अपनी एक कोई भी एक पर्टिकुलर दूसरी बुक आप फॉलो कर सकते हो, गाइड आप फॉलो कर सकते हो जो आपको अच्छी लगे। ठीक है ना दोस्तों। तो स्टडी मटेरियल को आपको लिमिटेड रखना है और प्रैक्टिस है, उस प्रैक्टिस पर बार बार जोर देना है। आपने थ्योरी पढ़ ली, कितनी थ्योरी पढ़ ली, लेकिन आप अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं किए तो तुम्हें यही नहीं मालूम कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, एग्जाम के अंदर किस प्रकार की जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे हमें, और हमें किस प्रकार से उनका जवाब दे पाएंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो आपके सामने लगभग 10-12 महीने का टाइम है, आपके सामने आने वाले जो 10-12 महीने हैं, आप 10-12 महीने में अपने जो सिलेबस है उस सिलेबस को 4-5 बार रिवीजन कर दो, उस सिलेबस का 4-5 बार रिवीजन कर दो। अगर आप 4-5 बार रिवीजन कर लिए सिलेबस का, तो आप में इतनी कैपेसिटी हो जाएगी, इतनी कैपेबिलिटी हो जाएगी कि आप उन ऑप्शंस को, एक बार तो जो नया क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को पढ़ के भी ऑप्शन से आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे कि कम से कम या तो 4 में से 1 या फिर 4 में से 2 ऑप्शन को तो आप चूज कर लोगे कि आंसर इन 2 में से होगा, या फिर डायरेक्टली मालूम चल जाएगा कि यही होगा आंसर, ये 3 तो नहीं होंगे। तो ये जो क्षमता है ये कब आएगी आपको, जब आप अपने मटेरियल को, जो आपके पास जो भी मटेरियल है, नोट्स हैं कोचिंग के, या फिर आपने कोई ऑथेंटिक बुक से खुद नोट्स बनाए हैं, ऑथेंटिक बुक्स हैं, इनका रिवीजन बहुत ज़्यादा बार नहीं हो सकता क्योंकि बहुत सारी बुक्स हैं। मतलब जैसे एक कंपटीशन में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, तो एक बुक ही कितनी मोटी होती है, उसको तो बार बार कैसे पढ़ सकते हो आप। ठीक है ना दोस्तों। तो आप क्या कर सकते हो, उनसे जब अभी जो टाइम है आपके पास, वैकेंसी नहीं आई है, वैकेंसी आने वाली है, तो आप अपनी स्टडी स्टार्ट करके नोट्स बना सकते हो और उन नोट्सों को फिर बाद में रिवीजन कर सकते हो। आप प्रैक्टिस पे बिल्कुल विशेष ध्यान देना। साइंस के तो मतलब आर्ट्स हो चाहे साइंस हो, लेकिन विशेषकर साइंस वालों को बात करता हूँ मैं कि साइंस वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए
तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि आपको मालूम है, क्योंकि आजकल जो प्रॉब्लम्स हैं, आजकल जो क्वेश्चंस हैं, चाहे आर्ट्स के हो चाहे साइंस का पेपर हो, बहुत अप्लाइड प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत अप्लाइड प्रॉब्लम्स आती हैं। उन अप्लाइड प्रॉब्लम्स को हमें क्या करना है, सीखना है, सोल्व करने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। ठीक है ना दोस्तों। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिमिट स्टडी मटेरियल है उसको लिमिटेड रखना है, प्रैक्टिस है उसको बहुत ज़्यादा बार बार प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है 4 से 5 बार कम से कम, ज़्यादा हो अच्छी बात है, 4 से 5 बार रिवीजन करना है। अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपकी चाहे कितनी कम पोस्ट आई हो, ज़्यादा पोस्ट आई हो, आप रह सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। ठीक है ना। पोस्ट देख के कभी अपना डिसीजन मत लेना, डिसीजन लेना अपना इंटरेस्ट देख के और अपनी कैपेसिटी देख के कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम ही कर सकता हूँ। कभी भी पोस्ट देख के और ये सारी चीज़ें देख के, या फिर ये मेरे साथ वाला ये कर रहा है तो मैं भी ये कर लेता हूँ, ये रिश्तेदार ये कर रहा है तो मैं भी ये कर लेता हूँ, पड़ोसी ये कर रहा है तो मैं भी इसकी तैयारी कर लेता हूँ, अगर ऐसा डिसीजन आप लोगे तो आप अपनी जो तैयारी का जो टाइम है, ये जो आपकी जो जवानी का टाइम है जिसमें आप मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हो, मैक्सिमम मेहनत कर सकते हो, इसको गवा दोगे और उसके बाद में केवल पछतावा आपके पास बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। ठीक है ना दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो चीज़ें मैंने बताई वो आपके समझ में आई होगी। अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं कि हमें जो प्रैक्टिस के लिए चीज़ें हैं वो कब से स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि जो टेस्ट हैं वो टेस्ट कब से स्टार्ट करने चाहिए, टेस्ट हमें कब से देने चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के साथ उस टॉपिक के 5-7 10-15 क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं उनको उसी टाइम सॉल्व करते रहो। आपने नोट्स बना ली, जैसे मान लो नोट्स बना रहे हो आप, तो नोट्स बना रहे हो तो उस नोट्स में ही उन 5-7 क्वेश्चंस को क्या कर लिया, नोट्स के एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, उस टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद में पीछे उनको 5-7 क्वेश्चंस को लिख लिया कि पिछले वाले 2-3-4 एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो एक आइडिया हो जाएगा तुम्हें कि मुझे थ्योरी भी किस हिसाब से और किस लेवल से पढ़नी है। उसके बाद में एक बार आपका लगभग मान लो आधा सिलेबस हो जाता है, लगभग आधा सिलेबस हो जाता है। उस आधा सिलेबस होने के बाद में आपके जो यूनिट टेस्ट हैं वो यूनिट टेस्ट आपको स्टार्ट कर देने चाहिए दोस्तों। यूनिट टेस्ट आपको स्टार्ट कर देने चाहिए। और जब आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाए तो इन यूनिट टेस्ट का रिवीजन करते रहो, और जो फुल लेंथ टेस्ट आप प्रैक्टिस करते रहो, देते रहो, अपनी कमियों को सुधारते रहो, एक्यूरेसी को सुधारते रहो। दूसरी बात, कभी भी टेस्ट दे दिया, टेस्ट दे के उसको छोड़ना नहीं है। जब तक आप हर एक क्वेश्चन की, आपने मान लो यूनिट टेस्ट दिया, कोई भी टॉपिक पढ़ा और उस टॉपिक के आपने 20 क्वेश्चंस का टेस्ट है या 30 क्वेश्चंस का टेस्ट है, 20 या 30 क्वेश्चंस का टेस्ट है, तो 20-30 में से जैसे मान लो आपने 30 का था और 30 में से आपने मान लो 22 क्वेश्चन कर दिए या 20 क्वेश्चन आपने सही कर दिए। अब जो 20 क्वेश्चन आपने सही किए उनका सॉल्यूशन भी दोबारा देखो कि आपने जिस मेथड से किए, क्या हमारे जो सर हैं जो टेस्ट में सॉल्यूशंस दिए गए हैं उसी तरीके से करवाया या कोई छोटा मेथड दिया गया। तो आपको नए नए तरीके वहाँ सीखने को मिलेंगे। और जो 8-10 क्वेश्चन जो आपके बच गए, उन 8-10 क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से देखो कि मेरी गलती क्यों या मैं इनको कर क्यों नहीं पाया, मैं क्या सोच रहा था जिस वजह से मेरा आंसर नहीं आया, और इसमें क्या सोचना चाहिए था, क्या सॉल्यूशन दिया है, किस टाइप से सोचना चाहिए था कि इसका आंसर मेरे को आता है एग्जाम में। अगर आप टेस्ट देने से ज़्यादा टेस्ट एनालिसिस पर अगर ध्यान देते हैं तो आप उस टेस्ट को बहुत अच्छे से, उस टॉपिक को बहुत गहनता से पढ़ सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें अपनी तैयारी के दौरान अपनानी होती हैं दोस्तों। इस चीज़ में जोर आता है, लोग क्या करते हैं, टेस्ट दिए, टेस्ट देकर छोड़ देते हैं उसको, टेस्ट दे लिया, टेस्ट देकर छोड़ देते हैं। एक सरसरी जो नज़र है, एक बहुत तेज़ी से उसको देख देते हैं, या तो सॉल्यूशन फॉर्मेलिटी के तौर पर। तो देखो, हमें फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, हमें सिलेक्शन लेना है। आपको टारगेट होना चाहिए कि 2025 की जो वैकेंसीज हैं, उस 2025 वाले जो एग्ज़ाम्स में आएंगे हमारे को, उन एग्ज़ाम्स में हमें सिलेक्शन लेना है, और सिलेक्शन लेके हमें बहुत
अच्छे से आएंगे। ठीक है ना। तो आपके पास हमने 10-12 जो महीने हैं, उन 10-12 महीने आप बहुत अच्छे से कंटिन्यूटी के साथ, बहुत टाइम मैनेजमेंट के साथ, ठीक है ना। टाइम मैनेजमेंट, इस तैयारी के दौरान टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट रोल है दोस्तों। आप अगर मान लो बिना फालतू में सोशल मीडिया पे टाइम खराब कर रहे हैं, बिना मतलब में ही मान लो सोशल मीडिया पे टाइम खराब कर रहे हैं, 10 आप मान लो जैसे मान लो आप 7-8 घंटे लाइब्रेरी जाते हैं, 7-8 घंटे आप लाइब्रेरी जाते हैं, 7-8 घंटे लाइब्रेरी जाते हैं, और उन 7-8 घंटे में से आप 2-3 घंटे तो मोबाइल चला के, सोशल मीडिया चला के, यूट्यूब देख के यही आ जाते हैं। तो ये सही नहीं है, सही है ना। इन चीज़ों को आप अपनी कमियों को सुधारें। आप एक बहुत अच्छी मतलब जैसे टीचर है, सबसे अच्छी पोस्ट मानी जाती है, रेपुटेड पोस्ट मानी जाती है, क्योंकि टीचर एक देश का भविष्य होता है, एक भविष्य निर्माता होता है। वो ही भविष्य का निर्माण करता है कि हमारा देश किस ओर जाएगा, हमारे देश में हम किस तरीके के जो जवान हैं, जो लोग हैं, उनको बनाएंगे जिससे कि वो लोग आगे क्या करेंगे। तो हमें बहुत अच्छे से अपनी जो जीवन शैली है, उस जीवन शैली में भी झलकना चाहिए कि हम एक बहुत संयमित और एक सिंसियर टीचर हैं। अपनी जो दिनचर्या है, उस दिनचर्या के अंदर संयमित और एक ईमानदार टीचर हैं, अपने काम के प्रति ईमानदार हैं हम। ठीक है ना दोस्तों। तो ये था। और भी अगर किसी को कुछ पूछना हो, किसी के कुछ डाउट हो, तो मेरे नंबर में थंबनेल पे दिए हुए हैं, आप बिल्कुल बिना बेझिझक संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। वहाँ पर हमने भी कुछ कोर्सेज हैं वो स्टार्ट कर रखे हैं, लेकिन मैं यहाँ उनका ना नाम लूँगा ना प्रचार करूँगा। आपको अगर अच्छे लगे तो आप इंटरेस्ट हो तो आप संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, जानकारी दे दी जाएगी। उसके बाद भी मैं यही बात बोलता हूँ हमेशा, उसके बाद भी आप अगर आपको बहुत अच्छा लगे तो आप उस चीज़ को परचेज करो, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों। तो आप एक मतलब अपना काम को ईमानदारी से करो। मैं हमेशा यही चीज़ बोलता हूँ, मतलब मेरे साथ वालों से लेके आज मैं मतलब जब मैं पढ़ता था उस टाइम से लेके जब मैं पढ़ा रहा हूँ उस टाइम तक एक बात बोलता हूँ, कभी भी आप किसी भी काम में ये मत करो कि मैं ही सबसे बेस्ट हूँ। नहीं, सामने वाले को मौका दो कि कौन मैं बेस्ट हूँ या नहीं हूँ, तो बेस्ट हूँ तो अपनाओ, नहीं हूँ तो कोई बात नहीं, दूसरा जो आपको बेस्ट लेके आप वहाँ जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सबके अंदर होना चाहिए, लेकिन आजकल नहीं है। लोग मार्केटिंग करके, लोगों को गुमराह करके लोग बहुत गलत जगह फंस जाते हैं, हम हमारा टाइम खराब कर देते हैं और बाद में मालूम चलता है जब अपना सिलेक्शन नहीं होता। लेकिन हमें ये गलती नहीं करनी है, हमें बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शानदार तरीके से डिसीजन लेना है, सोच समझ कर 5-7 दिन ले लेना चाहिए डिसीजन लेने में कि हमें किसकी तैयारी करनी है। ये जो तैयारी है, ये जो चूज करें, ये जो चीज़ें चूज करें, उनमें चाहे आप 5-7 दिन ले लेना चीज़ों को ऑब्जर्व करने में, चीज़ों को समझने के अंदर, लेकिन सही चीज़ को चूज करना। ठीक है दोस्तों। तो ये था अपना एक सेशन, इसके बारे में मैंने बताया क्योंकि बहुत सारे लोगों का आ रहा था कि सर हम किसकी तैयारी करें, कैसे करें, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, रियलिटी क्या है। कोई बोल रहा है एग्ज़ाम दिसंबर में होगा, कोई बोल रहा है जनवरी में होगा, कोई बोल रहा है आगे नहीं होगा, वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी आएगी। तो मैं बताना चाहता हूँ वैकेंसियाँ आएंगी और ये 2 आएगी। ठीक है। और जो लोग अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दिए हैं उनके लिए भी मैं बताना चाहता हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी, असिस्टेंट जो प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी आपको 2025-26 में देखने को मिलेगी। इस साल तो नहीं आएगी। बहुत लोग है ग्रुप में, मैं देखता रहता हूँ, लोग बात करते रहते हैं कि बहुत जल्दी अक्टूबर तक वैकेंसी, असिस्टेंट प्रोफेसर की दूसरी वैकेंसी आएगी, ये आएगी, वो आएगी। तो जिन लोगों का अभी पेपर थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है या सिलेक्शन से दूर हैं, तो वो लोग बिल्कुल भी अपने आप को वो नहीं रखे। ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी बहुत जल्दी 2025 या 26 में आपको देखने को मिलेगी, वो 27-28 तक पूरी होगी। ठीक है ना दोस्तों, 27 तक पूरी होगी। तो आप उसके तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं, साइड में अपना काम करते रहिए। पार्ट टाइम जॉब करना हो आपको, चाहे पार्ट टाइम आप पढ़ा रहे हो कहीं पर या फिर और कुछ कर रहे हो, आप वो करते रहें। लेकिन मेरे को ये लगता है, मेरा ये मानना है कि जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है तैयारी करके, उनको तैयारी कंटिन्यू रखनी चाहिए।
ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना, तो ये भी, और ये एक चीज़ और बता दूं मैं तुम्हें, कि ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आएगी ये विदाउट पीएचडी वाली आएगी। लोग जो गुमराह कर रहे हैं उन पे ध्यान नहीं दें। जो भी चीज़ें हैं वो ऐसे, मार्केट में क्या है, लोग एक गुमराह करने का काम ज़्यादा करते हैं, उन पे ध्यान ना दे के आपको तैयारी कंटिन्यू रखनी चाहिए। और जिनकी एलिजिबिलिटी हो गई है उनको, जिनकी पीएचडी नहीं हुई है वो पीएचडी में ले लेना चाहिए, हो जाएगी पीएचडी भी, और ये सारे काम होते रहेंगे, चलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना सेशन था। मैंने बताया मेरे जो व्यूज़ था, मेरा व्यू था कि कैसे क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें बताई। इसी तरीके से आगे और एक प्लान है एक वीडियो का, वो भी मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगा, कि पर्टिकुलर उसमें फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की स्टडी मटेरियल को लेकर, कि हमें स्टडी मटेरियल के लिए क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।